नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए नवंबर 2022 कैसा रहेगा। आपकी सेहत, स्वास्थ्य, नौकरी, कारोबार, इन सभी विषयों पर बारी बारी से चर्चा करेंगे। ग्रहों के गोचर का आने वाले इस नवंबर के महीने में कैसा और क्या प्रभाव रहेगा, क्या उपाय आपको करने चाहिए। और आज खास चर्चा करेंगे मेष राशि में बनने वाले शश योग के ऊपर कि वास्तविकता में जब इस प्रकार के योग बनते हैं तो किनको ज्यादा फल प्राप्त होते हैं। शश योग का सही मायने में जो प्रभाव है वो किन पर रहता है। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मगर परामर्श पर शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस महीने नवंबर के महीने ग्रहों की चाल। ये जो गोचर है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। कृपया इसे अपनी चंद्र राशि से ही देखने का प्रयास कीजिए। राहु आपकी राशि में ही चल रहे हैं, मेष राशि में है राहु। मंगल आपके तृतीय भाव मिथुन राशि में है, मंगल वक्र अवस्था में है। मंगल 13 नवंबर को वृषभ राशि धन भाव में प्रवेश करेंगे। सूर्य, बुध, शुक्र और केतु आपके सप्तम भाव में हैं और सभी के सभी तुला राशि में है। शुक्र 11 नवंबर को, बुध 13 नवंबर को, सूर्य 16 नवंबर को वृश्चिक राशि अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। शनि आपके मकर राशि में है, दशम भाव में शनि शश योग बना रहे हैं। बृहस्पति अभी भी वक्री हैं, बृहस्पति मीन राशि में है 12वें स्थान में। 23 नवंबर को बृहस्पति भी मार्गी होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम राशि से ही शुरुआत करेंगे। मेष राशि में आपके राहु विराजमान हैं। देखिए, जब चंद्रमा से गोचर की बात आती है, चंद्रमा को मन कहकर बुलाया गया है। चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा हमारा मन है। और चंद्रमा से गोचर को क्यों प्रमुखता दी गई है? क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। हम जो भी क्रियाकलाप करते हैं, जो भी अपने जीवन में कार्य करते हैं, उस सब की जो योजनाएं बनती हैं वो हमारे मन में बनती हैं। हमारे मन और मस्तिष्क में प्रत्येक उस कार्य की योजना बनती है। पहले योजना बनती है, फिर हम उस कार्य को क्रिया रूप देते हैं। तो इसीलिए ग्रहों का जो प्रभाव हमारे मन पर होगा वैसे ही हमारी क्रियाएं होंगी, वैसे ही हमारे कार्य होंगे। इसलिए चंद्रमा से गोचर को प्रमुखता दी गई है और लगन से भी उतना ही प्रभाव रहता है, लेकिन वो एक अलग विषय है। फिलहाल हम चंद्र राशि पर बात कर रहे हैं तो चंद्रमा का इसलिए महत्व माना गया है। अब राहु जो है आपके मेष राशि में है, यानी राहु इस समय चंद्रमा के ठीक ऊपर से गोचर कर रहे हैं। राहु और चंद्रमा में कट्टर शत्रुता भी है। तो जाहिर सी बात है कि राहु जो है मन को भटकाने का कार्य करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मन बार बार भटकता है, आपको किसी एक कार्य पर फोकस नहीं करने देंगे। और जब से राहु मेष राशि में चल रहे हैं तब से ही आपने ऐसा महसूस किया होगा कि किसी एक कार्य में आपका फोकस नहीं बन पा रहा होगा। तो राहु जो हैं मन को भटकाते हैं, लेकिन राहु यहां पर एक बात और बता दूं, राहु की खासियत भी है। राहु यहां पर मन में नए नए विचार भी लाते हैं, क्रियात्मक नए नए क्रिएटिव विचार भी लेके आते हैं, क्योंकि राहु अचानक जो मन में सोच पैदा होती है उसके कारक हैं।
तो मन में क्रिएटिविटी, क्रिएटिव विचार भी आते रहेंगे, लेकिन फोकस नहीं हो पाएगा। विचार तो बहुत सारे आएंगे लेकिन फोकस नहीं हो पाएगा। और राहु का चंद्रमा के ऊपर से जब गोचर आता है तो क्योंकि आपका फोकस नहीं रहता है तो मन किसी ना किसी चीज को लेकर के व्यथित रहता है, पीड़ित रहता है। तो राहु ये कार्य अभी करते रहेंगे। मंगल आपके तीसरे भाव में है। मंगल वैसे तो तीसरे भाव में बहुत अच्छे माने जाते हैं, लेकिन क्रूर ग्रह होकर के वक्र हो गए हैं और वक्री होकर के वापस वृषभ राशि में। तो जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, वक्री का अर्थ है उल्टा चलना, विपरीत चलना, तो अपने विपरीत फल देने लगता है और क्रूर ग्रह ज्यादा क्रूर फल देते हैं। तो तृतीय भाव में मंगल का वक्री होना यात्रा में कष्ट पैदा करता है, किसी निकट भाई बंधु से अनबन करवा सकता है। और इसके अलावा आपके जो मीडिया है, सोशल मीडिया है या आईटी सेक्टर है, वहाँ दिक्कतें पैदा कर सकता है। और धन भाव में जाकर धन की हानि या कुटुंब में किसी निकट बंधु, भाई बंधु से अनबन के योग बनाता है। तो मंगल तृतीय और द्वितीय दोनों ही भाव में ज्यादा शुभ फल नहीं दे पाएंगे क्योंकि वक्र अवस्था में है। और मंगल की यहां से छठे भाव पर, तृतीय भाव से छठे भाव पर दृष्टि तो नौकरी में दिक्कतें पैदा करेंगे। मंगल की नवम भाव पर दृष्टि पिता के लिए कष्ट पैदा करेंगे। मंगल की दशम भाव पर दृष्टि आपके कार्यों में रुकावट पैदा करेंगे। खास करके जो मंगल से जुड़े कार्य हैं, मंगल से जुड़े कार्य कौन से हैं? भूमि, जायदाद, जमीन, सेना, आईएएस, आईपीएस, पुलिस, ये जो सभी, और होटल, रेस्टोरेंट, ये सभी कार्य मंगल के अंतर्गत आते हैं। जब धन भाव में मंगल आएंगे तो मंगल की चौथी दृष्टि होगी पंचम भाव पर, संतान को कष्ट, लव लाइफ में आपकी वाद विवाद पैदा कर सकते हैं। मंगल की अष्टम दृष्टि चोट दुर्घटना, अष्टम भाव पर दृष्टि चोट दुर्घटना का संकेत करती है। और मंगल की अष्टम दृष्टि नवम भाव पर कहीं ना कहीं पिता के संबंध में कष्ट पैदा करती है। इसके बाद सप्तम भाव की बात कर लें। आपके सप्तम भाव में इस समय सूर्य, बुध, शुक्र और केतु 4 ग्रह विराजमान हैं। और जब भी किसी एक घर में एक से ज्यादा ग्रह गोचरवश आ जाएं, खास करके, तो एक तो सीधा ये उस भाव पर प्रभाव डालते हैं जिस भाव में ये गोचर कर रहे हैं, और दूसरा क्योंकि ये सप्तम भाव में तो इनकी दृष्टि सीधा चंद्रमा के ऊपर जा रही है, तो ये आपके मन को भी प्रभावित करते हैं। तो सीधी सी बात है कि सप्तम भाव दांपत्य जीवन को दर्शाता है, पार्टनरशिप को दर्शाता है, ऑपोजिशन को दर्शाता है। तो क्या होगा? आपके पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है, आपके दांपत्य जीवन में कटुता पैदा कर सकते हैं, आपके ऑपोजिशन जो पार्टी है वो आप पर हावी होने का प्रयास कर सकती है या उनकी तरफ से दिक्कत परेशानी आ सकती है। तो सप्तम भाव, क्योंकि इतने ग्रह, 4 ग्रह बैठे हैं और शनि की भी दृष्टि है सप्तम भाव के ऊपर, सूर्य भी यहां पर नीच के होकर के बैठे हैं। हालांकि बुध और शुक्र यहां अपनी राशि में, लेकिन अकेले शुक्र कुछ कर नहीं पाएंगे। राहु की भी दृष्टि आ गई, केतु साथ में बैठे हैं, शनि की भी दृष्टि आ गई। तो ये सप्तम भाव इस महीने, वैसे तो पिछले ही महीने, क्योंकि अक्टूबर के मिड में ही ये ग्रह जो हैं सप्तम भाव में आ चुके थे, तो सप्तम भाव को पीड़ित करते हैं, यानी आपके दांपत्य जीवन के लिए बढ़िया नहीं है। तो जैसा मैंने बताया, उन जिन जिन चीजों की तरफ मैंने इशारा किया उनकी तरफ ये, और जाहिर सी बात है इन सब का आपके मन मस्तिष्क पर भी असर पड़ता है। जब आपके घर में, आपके परिवार में दिक्कतें चल रही होंगी तो मन मस्तिष्क भी फिर फोकस नहीं कर पाता, खास करके आप अपने काम को ध्यान पूर्वक नहीं कर पाते हैं, जिससे आपको असफलता का सामना करना पड़ता है। शनि की बात कर लें, जो सबसे शुरुआत में मैंने की थी कि आज हम शश योग पे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं, गोचर में खास करके चंद्रमा से जब गोचर देखा जाता है, मुझे नहीं मालूम कि आपके इन सब पर क्या विचार है, लेकिन मैं आपको अपने विचार रख रहा हूं। चंद्रमा से गोचर वश, पहली बात तो ये जितने भी योग बताए जाते हैं ये इतने प्रभावी नहीं रहते, लगन से इनका ज्यादा प्रभाव देखने में आया है।
चंद्रमा से इनका प्रभाव उतना बढ़िया नहीं रहता, चाहे शश योग हो या कोई भी अन्य योग हो। क्यों? कारण क्या है कि चंद्रमा का मन पर अधिकार है, ये मन पर प्रभाव डालते हैं। और जो ये योग है ये एक्चुअली भौतिक योग है, इनका मन की स्थिति से कोई लेना देना नहीं, ये भौतिक सुख दिलाते हैं। शश योग हो गया या पंच महापुरुष योग हो गया या जितने भी अन्य योग हैं, ये भौतिक सुख दिलाते हैं, मनोस्थिति से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो शश योग बन भी जाए तो भी वो उतना प्रभावी नहीं रहता है जितना वो लगन से प्रभाव देगा। अभी मैंने एक सीरीज अपनी खत्म की है, मैंने 2023 के वीडियोस डाले हैं अगले साल के, मैंने एडवांस में इसलिए डाल दिए क्योंकि मुझे लगन पर आधारित वीडियोस भी डालने। तो उसमें भी बहुत लोगों ने कहा कि जी शनि तो शश योग बना रहे हैं क्योंकि वो चंद्र राशि पर आधारित है। अब चंद्र राशि से चंद्रमा क्योंकि हमारा मन है, इन भौतिक योगों का क्या अर्थ है, चंद्रमा से क्या फल देंगे ये आपको। लगन से ये अगर योग बने तो बात समझ में आती है। तो उम्मीद है कि आप मेरा आशय समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी ऐसा भी नहीं है कि इनका प्रभाव नहीं मिलता है। मैं आपको बताऊंगा किन को प्रभाव ज्यादा मिल सकता है। देखिए, सबसे पहले जिस ग्रह का योग बनता है, जैसे शनि से योग बनता है शश योग, आपको समझना होगा शनि की नेचर को, शनि की प्रकृति को। अगर आप शनि की प्रकृति को समझ गए तो आप समझ जाएंगे कि शनि का शश योग किन को मिलेगा। सीधी सी बात है, शनि शनय शनय धीरे धीरे चलते हैं। तो जितने भी कार्य, क्योंकि कर्म भाव में शश योग बन रहा है, जितने भी कार्य, जितने भी कर्म धीमी गति से होने वाले हैं, उनमें शश योग का, शनि का प्रभाव अवश्य शामिल होगा, उनमें शुभ प्रभाव शामिल होगा। अब धीमी गति से चलने वाले कार्य कौन से हैं? तो सबसे पहले तो प्रॉपर्टी बहुत धीमी गति से, अब साल में मुश्किल से 2 या 3 या 4 सौदे ही बढ़िया होते हैं प्रॉपर्टी वालों के। और क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आप हर महीने ही सौदा करवा रहे हैं, साल में 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। फिर दूसरा धीमी गति से कार्य आता है कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन भी, आप कोई भी छोटी या बड़ी कंस्ट्रक्शन हो उसको भी महीनों लग जाते हैं, घर बनाना हो तो महीनों लग जाते हैं, और कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, बड़ी कंस्ट्रक्शन का काम हो तो वहां भी सालों लग जाते हैं, कई बार तो 2-2 साल लग जाते हैं एक ही प्रोजेक्ट को। तो जो धीमी गति से होने वाले कार्य हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स शेयर मार्केट में, ये भी धीमी गति से चलते हैं। म्यूचुअल फंड्स हो गए या और चीजें हो गई धीमी गति से, मतलब जहां भी आपको धीमी गति से प्रोग्रेस मिलती नजर आती है वहां शनि का शश योग काम आएगा, वहां शनि आपको निश्चित तौर पर शुभ फल देंगे। दूसरा शनि है पापी ग्रह, इनको पाप ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। तो जितने भी पाप कर्म हैं उनमें शनि फायदा देंगे। अब आप पूछेंगे पाप कर्म कौन से? तो शराब का कारोबार ये पाप कर्म की श्रेणी में आता है। मांस मछली का कारोबार ये भी पाप कर्म की श्रेणी में आता है। तो इन कारोबार से जो लोग संबंध रखते हैं उनको शनि फायदा देंगे। तो ग्रह की नेचर को समझना होगा, ग्रह की प्रकृति को समझना होगा। कोई भी ग्रह, कोई भी योग अगर बनाता है वो फल तो अपनी प्रकृति के अनुसार ही देगा। तो इसीलिए शश योग का जो फल है वो ज्यादा उनको मिलेगा जो लोग इन शनि के कार्यों से जुड़े हैं। और क्योंकि यहां पे शनि अपना फल मिश्रित फल देते हैं, मैं तो यही कहूंगा मिश्रित फल देते हैं, क्योंकि सबको तो शनि शश योग का फल देने वाले हैं नहीं। अब यहां पे शनि का केंद्रीय प्रभाव रहेगा चंद्रमा के ऊपर, स्क्वायर एस्पेक्ट जिसे हम कहते हैं, 120 डिग्री की एस्पेक्ट मानी गई है ये, और ये उतनी ही प्रभावी मानी गई है जितनी बाकी अन्य दृष्टियां प्रभावी मानी गई हैं। तो स्क्वायर एस्पेक्ट के चलते शनि चंद्रमा को पीड़ित करने का पूरा काम करेंगे। यानी यहां पे भी शनि चंद्रमा को छोड़ने वाले नहीं है। यानी आप कितना भी धन कमा रहे हो, कितना भी अच्छा योग चल रहा हो, लेकिन शनि कहीं ना कहीं आपके मन को व्यथित करेंगे ही करेंगे, आपकी मानसिक चिंता और तनाव को बढ़ावा देंगे। एक तो राहु उनके साथ बैठे हैं, दूसरा शनि की स्क्वायर एस्पेक्ट।
और तीसरा, बृहस्पति आपके 12वें स्थान में है और अभी भी वक्री है, 23 नवंबर को मार्गी होंगे। अब बृहस्पति 12वें स्थान में हो तो अत्यधिक खर्चों को बढ़ावा देते हैं, किसी बड़े निवेश की तरफ संकेत करते हैं, स्वास्थ्य हानि भी करवा सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन भी करवा सकते हैं और विदेश यात्रा भी करवा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मेष राशि वालों के लिए नवंबर 2022 इस प्रकार से रहेगा। अब हम बात करेंगे क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, इस समय सबसे ज्यादा पीड़ित तो आपका चंद्रमा ही चल रहा है। एक तो राहु उनके साथ है, दूसरा शनि की स्क्वायर एस्पेक्ट है, तीसरा सप्तम भाव में भी कई सारे ग्रह जो हैं वो भी डायरेक्टली जो है चंद्रमा को प्रभावित किए बैठे हैं। हालांकि सूर्य, बुध और शुक्र अष्टम भाव में चले जाएंगे इसी महीने में, और अष्टम भाव में भी इनका मिश्रित फल मिलेगा, क्योंकि सूर्य अष्टम भाव में सरकारी कार्यों में विघ्न और बाधा डालते हैं, तो बुध और शुक्र अष्टम भाव में व्यापार के लिए आमदनी के, आय के साधन बनाते रहेंगे, तो अष्टम भाव में भी मिश्रित फल प्रदान करेंगे। और अब उपाय के लिए चंद्रमा से संबंधित जब भी चंद्रमा को पीड़ा दे, शनि और राहु जब भी चंद्रमा को पीड़ा दें, तो इसके लिए सबसे सरल उपाय है भगवान शंकर की शरण में जाइए, भगवान भोलेनाथ की शरण में जाइए। क्योंकि भोलेनाथ जो हैं, इन्होंने पूरी सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि की भलाई के लिए, मानव जाति की भलाई के लिए स्वयं विष पी लिया था और सबको अमृत प्रदान किया था, हलाहल विष पी लिया था। तो चंद्रमा के अधिपति देव है भगवान शंकर। भगवान शंकर की शरण में जाएं, यानी हर सोमवार मंदिर जाएं, भगवान शंकर के आगे नतमस्तक हो, माथा टेकें और शिवलिंग पर आप दूध या जल आदि अर्पित कर सकते हैं, बेलपत्री आदि अर्पित कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर भगवान शंकर की आप पर अनुकंपा बनी रहेगी। और इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।